नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए दी जॉब क्रिएटर में एक अगली कड़ी को लेकर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस के का जितना क्वेश्चन उसके सिलेबस के अनुसार हम लोग उस क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं, और इसलिए वैसे प्रश्नों का हम हर एक रोज़ इसका विश्लेषण करते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, और उसको हम लोग समझते हैं कि क्या उसका सटीक आंसर हमें आता है। तो आइए हम लोग इस कड़ी में फिर से इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो की भांति इसमें ही 15 क्वेश्चन होता है, लेकिन वह जो होता है 20 से 25 क्वेश्चन के बराबर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जारी के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर यानी कि किनारे पर, कोरोमंडल के किनारे पर जब वर्षा होती है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बारिश होने का, लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून। तमिलनाडु या कोरोमंडल तट होता है, जाड़े के दिनों में वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसका रीजन क्या है कि वहाँ पर लौटती हुई मानसून ही इसका रीजन है। और लौटती हुई मानसून को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से लौटती हुई मानसून को कहा जाता है, जिसके कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है। गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है और गरज के साथ वहाँ पर बारिश होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी क्या होता है कि गर्मी के दिनों में, अक्सर गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में आर्द्र हवाएं चलती है, जिसके कारण गरज के साथ अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है, और यही क्या कहलाता है? काल बैसाखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एल नीनो यह मौसम से संबंधित घटनाएं को घटने में मदद करता है, यानी कि यह जो है विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़, मौसम, ये चरम अवस्थाएं जो आती है, इसका वजह होती है एल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कपास की मिट्टी को क्या कहते हैं? कपास की मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। कपास की मिट्टी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। और इसी काली मिट्टी को क्या कहता है? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यानी कि कपास की खेती सबसे अधिक किस में होती है? किस मिट्टी में होती है? तो वह जो होती है काली मिट्टी में होती है। इसीलिए इसको कपास की मिट्टी कहा जाता है। और इसी काली मिट्टी को क्या कहता है? रेगुर की मिट्टी कहा जाता है। इसका मतलब कपास सबसे अधिक किस मिट्टी में उगेगी, उपजाया जाएगा? तो वह होगी काली मिट्टी। इसके अलावा इसका जो काली मिट्टी का क्षेत्र है गुजरात और महाराष्ट्र। इसका मतलब ये हुआ कि कपास जो होगी सर्वाधिक खेती कहाँ पर होती है? तो वह गुजरात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। भारतीय संविधान में संघवाद की प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। अब देखिए इस संघवाद की क्या विशेषता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों का, केंद्र और राज्य को अपना अपना हिसाब से कार्य करने का अधिकार दिया है। इसलिए उसको अलग अलग शक्ति दिया गया है कि जो राज्य अपना हस्तक्षेप करेगा उस कार्य में, और किसी में होगा राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कार्य करेगा, किसी में होगा सिर्फ केंद्र कार्य करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं वह क्या क्या है। तो यह 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्ति का बंटवारा 3 तरीकों से किया गया। एक का नाम दिया है संघ सूची, दूसरे का नाम राज्य सूची, तीसरे का नाम संवर्ती सूची। अब संघ सूची में अभी कितने विषयों के बारे में दिया गया? संघ सूची में यानी कि जो केंद्र के अंतर्गत काम करेगी वह 100 विषयों पर दिया गया, जबकि पहले किसमें 97 विषयों की संख्या होती थी। संघ में 100, उसमें पहले था 97। राज्य सूची इसमें सिर्फ राज्य कार्य करेगी, अभी वर्तमान में 61, पहले कितना हुआ करती थी? 66। और संवर्ती सूची राज्य और संघ दोनों मिलकर कार्य करेगी, वह संवर्ती सूची जिसमें कि वर्तमान में है 52, और पहले इसमें विषयों की संख्या कितनी थी? 47। जैसे अब कौन कौन विषय हो गया? जैसे कि शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, कारागार हो गया,
ये सारा जो होता है विषय उस पर अलग अलग जो है कार्य किया जाता है संघ और राज्य की सरकार के द्वारा या किसी में दोनों मिलकर कार्य करती है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निरोलॉजी। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निरोलॉजी कहलाता है स्वप्नों का अध्ययन। वहीं मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन यह कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मनुष्य की सुंदरता के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जबकि ऑर्निरोलॉजी में हम लोग स्वप्नों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी, धरती पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? तो वह शुतुरमुर्ग है। धरती पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सी है? वह शुतुरमुर्ग है। और वही सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा पक्षी जो जीवित है वह शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा पक्षी वह शुतुरमुर्ग और सबसे छोटा पक्षी वह है हमिंग बर्ड। वहीं पर सबसे छोटा स्तनी जीव वह छछूंदर है। सबसे छोटा स्तनी जीव छछूंदर है। स्तनी क्या होता है? यानी कि जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, बच्चे को जन्म देती है, वह कहलाता है स्तनी। यानी कि छछूंदर जो है सबसे छोटा जीव है जो स्तनी होते हुए स्तनी है और वह अपने बच्चे को भी जन्म देती है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन है कि एक ऐसा पक्षी का नाम बताना है, एक ऐसा पक्षी का नाम बताना है जो स्तनी हो। यानी कि आपको पता होगा पक्षी जो होती है अधिकांश जो पक्षी होती है वह बच्चे को जन्म देती है, अंडे को जन्म देती है, लेकिन आपको बताना है स्तनी यानी कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बच्चे को जन्म देती है, ना कि अंडे को। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे दृढ़, शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? वह हमारे दांत का होता है। उस भाग का नाम होता है इनामेल। हमारे दांत का भाग जो है इनामेल जबड़ा में वह क्या होता है? दांत का इनामेल वह काफी मजबूत होता है, जबड़ा से जुड़ा होता है, ठीक है। और यह किसका बना होता है? इनामेल कैल्शियम फास्फोरेट का बना होता है, जिसके कारण यह काफी मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल कितना एटीपी अणु प्राप्त होता है? तो वह होता है 38 एटीपी अणु प्राप्त होता है ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को भारत ने कब अपनाया? तो राष्ट्रगान को भारत ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रगान को भारत ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया। और इस राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। वहीं पर अगर संक्षिप्त अवधि में राष्ट्रगान को गाया जाएगा तो कैसे गाया जाएगा? तो एक लाइन फर्स्ट लाइन और अंतिम लाइन गाया जाता है, और जिसकी समय सीमा भी निर्धारित है वह है 20 सेकेंड। इस राष्ट्रगान को किसने लिखा? तो इस राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत को भारत ने कब अपनाया? तो राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपनाया। और राष्ट्रगीत है क्या? तो वंदे मातरम। वही राष्ट्रगान क्या था? जन गण मन अधिनायक, ये है। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। वहीं पर 2 दिनों के बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया। राष्ट्रगीत को किन्होंने लिखा? तो राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसकी सीमा क्या है? गाने की सीमा तो 1 मिनट 5 सेकेंड है। 1 मिनट 5 सेकेंड वंदे मातरम गाने की सीमा। इसका संक्षिप्त नहीं गाया था। हाँ, वंदे मातरम नारा लगाया जाता है और वंदे मातरम गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह कानून है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत कब अपनाया? राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत 22 मार्च 1957 को अपनाया। यानी कि आज जो हमारा कैलेंडर, हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, जो पंचांग यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, यह विदेशी कैलेंडर है, इसको हम प्रयोग में लाते हैं। लेकिन शक संवत और विक्रम संवत हम कैलेंडर का यूज करते हैं, जो कि इस ईस्वी से कुछ ज़्यादा ही दूर है। तो फिलहाल हम जानेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया भारत? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया। इसके अनुसार, इस पंचांग कैलेंडर पंचांग के अनुसार भारत का
पहला महीना कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। क्या होता है? चैत्र होता है। और इसका अंतिम महीना क्या होता है? फागुन। यानी कि 1 दिसंबर में हम इस पंचांग के अनुसार, हिंदू नववर्ष कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फागुन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान ना जन्म दिया हो, यानी कि जिस स्त्री ने अपने बच्चे को अब तक जन्म नहीं दिया है, उसके गर्भाशय का वजन कितना होगा? उसके गर्भाशय का भार जो होगा वह 50 ग्राम होगा। वहीं जो संतान को जन्म दे चुकी है जो स्त्री, उसके गर्भाशय का भार कितना होगा? तो 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C6H5COO होता है। इसको कहते हैं सोडियम बेंजोनेट, जो कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा विकृत गंधिता, यानी कि विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लाइफ से। वर्ण अंधता, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण अंधता, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण अंधता यानी कि हमें रंग के पहचानने में कठिनाई होती है, यही कलर ब्लाइंडनेस है, वर्ण अंधता है। इसमें रोगी को क्या होता है? लाल और हरा रंग पहचानने में असमर्थ हो जाता है। लाल और हरा रंग को पहचानने में उसको काफ़ी कठिनाई होती है, और यही वर्ण अंधता की पहचान होती है, जिसमें लाल रंग जो होता है हरा दिखाई देता है। अगर जिससे वर्ण अंधता हो गया वह लाल रंग देखना चाहेगा तो उसको कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा, और यह वर्ण अंधता की पहचान होती है। यह रोग मुख्य रूप से वर्ण अंधता जो होती है, कलर ब्लाइंडनेस, यह मुख्य रूप से पुरुषों में होती है। ध्यान देने वाली बात है, वर्ण अंधता मुख्य रूप से किस में होती है? पुरुषों में होती है, और महिलाओं में नहीं होती है। लेकिन कुछ महिलाओं में हो सकती है, और किस महिला में होगी? जिसके क्रोमोसोम में एक्स होगी, यानी कि क्रोमोसोम में क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। हालांकि स्त्रियों के क्रोमोसोम में क्या होता है, या दोनों जो क्रोमोसोम XY तो होता है वो, लेकिन अगर दोनों क्रोमोसोम क्या हो? XX होगा, तो उस स्थिति में यह भी रोग होने की संभावना हो सकती है। और इस रोग का वाहक जो होता है स्त्रियों के माध्यम से, यानी कि कह सकते हैं वर्ण अंधता जेनेटिक्स रोग होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यह वर्ण अंधता ट्रांसफर हो सकती है और होती है। इसीलिए यह वर्ण अंधता को बताया गया। और वर्ण अंधता जो कि हमारे लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी महत्व रखता है। अगर किसी एग्जाम को में हमें जैसे आर्मी के लिए, पुलिस के लिए या अन्य विभाग के लिए जाना चाहते हैं, तो वहाँ कलर ब्लाइंडनेस की जांच की जाती है, नहीं तो फिर वहाँ दिक्कत हो जा सकती है अगर जिसको यह है। तो इसीलिए यह हम लोगों ने पढ़ा। और यह कैसा रोग है? जेनेटिक्स रोग है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। आइए था आज का हमारा क्वेश्चन जो कि समाप्त होता है। और यह वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, क्या आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आता था, या फिर आपका रिवीजन अच्छे से हो गया, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को लाकर आपके लिए लाए और आपका रिवीजन करवाएं। और यह अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।